हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। तो आज हम जानते हैं कैसे हम एक इंटरैक्टिव लेसन प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखिए, लेसन प्लान का फॉर्मेट कोई फिक्स्ड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। टीचर अपने अकॉर्डिंग लेसन प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं एक लेसन प्लान का आपको फॉर्मेट बता रही हूँ जो मेनली मैं फॉलो करती हूँ। लेसन प्लान के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है क्लास, हम किस क्लास के लिए लेसन प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, सपोज साइंस है, कौन सा आपका टॉपिक है, आप जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं क्या स्ट्रेंथ है, किस डेट पर आप वो लेसन लेने वाले हैं, स्कूल में वो कौन सा पीरियड है और टाइम ड्यूरेशन क्या है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमें सबसे पहले तो एक्शन वर्ब्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम कब बनाते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम तब डिज़ाइन करते हैं या तो हम कंप्लीट यूनिट का लेसन प्लान बना रहे हों, या तो हम अपने चैप्टर को डिवाइड कर दें डिफरेंट पार्ट्स में, सब टॉपिक्स बना लें और उस चैप्टर को एक यूनिट मान लें और उसके अकॉर्डिंग हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। सेकंड बात आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको एक्शन वर्ब्स यूज़ करने होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स एक्शन वर्ब के ये हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन, डिफाइन, डिफ्रेंशिएट, नेम, कैलकुलेट, स्टेट। अब बात आती है डिफरेंस क्या है जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। एक्शन वर्ब तो हम दोनों में ही यूज़ कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है हम जानते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम ओवरऑल एम्स की बात करते हैं जो टीचर डेवलप करता है अपने स्टूडेंट्स में। ऑब्वियसली जब आप एम्स की बात कर रहे हो, जो बच्चे में आप बहुत डेवलप कराना चाहते हो, तो ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगी। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम में अचीव होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला है इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट। अब साइंटिफिक एटीट्यूड एक दिन में तो इनकलकेट नहीं हो जाएगा स्टूडेंट में, तो ये हम इसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में रख सकते हैं। सेकेंड है क्रिएटिविटी डेवलप करें हम स्टूडेंट्स में, ये भी 1 या 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने में तो नहीं अचीव कर सकते हैं, तो इसको हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करेंगे। अब बात आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टीचर डिसाइड करता है कि उसे पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाना है तो वो कितने टाइम में उसको कंप्लीट करे, कैसे वो अपने चैप्टर को डिवाइड करे, उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करता है जो पर्टिकुलर होता है उस टॉपिक के लिए। ऑब्वियसली वो शॉर्ट टाइम में अचीव भी हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सपोज़ मैं सेल पढ़ा रही हूँ, तो उसका एक जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि सेल क्या है। दूसरा, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। और तीसरा, वो ड्रॉ कर पाएंगे वेल लेबल्ड डायग्राम प्लांट और एनिमल सेल का। अगर मैं फिज़िक्स का लूँ सपोज़, तो मैं मोशन एंड टाइम पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरे लेक्चर के बाद बच्चे जो हैं वो मोशन को डिफ़ाइन कर पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि डिफरेंस है क्या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इस टाइप के अगर आप ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। और अगर आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, जैसे कि आप साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करा रहे हैं स्टूडेंट्स में, तो वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। अभी हमने बात की कि हम एक्शन वर्ब्स का यूज़ करें। अब जो ये एक्शन वर्ब्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो 3 डोमेन होते हैं। पहले तो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के, पहला है कॉग्निटिव डोमेन जो ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन जिसमें हम बच्चों में कुछ वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करना चाहते हैं। तीसरा होता है साइकोमोटर जिसमें हम किसी टाइप की स्किल डेवलप करना चाहते हैं। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कंटेन करता है। जैसे आप नॉलेज में देखिए,
उसमें हम क्या क्या एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिकॉल, रिकॉग्नाइज, नेम, लिस्ट, आउटलाइन, डिफाइन। कॉम्प्रिहेंशन में डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स। अगर सिर्फ डिफाइन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉलेज डोमेन में आ जाएगा, और अगर आप कह रहे हैं डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर लेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक्शन वर्ब यूज़ करते टाइम आप अंडरस्टैंड ना लिखें, उसके बदले आप डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स लिख सकते हैं। डिस्टिंग्विश, गिव एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन, ये एग्जाम्पल है अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने का। तीसरा है एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें आप एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट, मैनिपुलेट, ऑपरेट, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, शो, कलेक्ट, एक्सेट्रा। तीसरा है एनालाइज करने वाला, जिसमें आपने बड़ी सी सिचुएशन दी है, उसको बच्चे से कह रहे हैं कि आप ब्रेक डाउन करिए, सेपरेट करिए, क्लासीफाई करिए, तो वो एनालाइजिंग में आ जाएगा। सिंथेसिस में सिंथेसाइज, क्रिएट, कंबाइन, कंपोज, जनरेट, ऑर्गेनाइज, कंस्ट्रक्ट, ये सब क्रिएटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आएगा। इवैल्यूएशन में एप्रिशिएट, जस्टिफाई, कंपेयर, कंक्लूड, समराइज, जज, इन सब एक्शन वर्ब का आप यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें पहला है रिसीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसके लिए आप एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लिसन टू, आस्क, चूज, फॉलो, लोकेट। रिस्पॉन्डिंग में आप यूज़ कर सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सपोज, कन्फर्म, डिस्कस। वैल्यूइंग में आप कर सकते हैं अप्रिशिएट, शो, एक्सप्रेस। ऑर्गेनाइज में यूज़ कर सकते हैं अरेंज, कंपेयर, ऑर्डर, प्रिपेयर, इंटीग्रेट। और करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आप यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले, इन्फ्लुएंस, परफॉर्म, प्रैक्टिस। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है आप किस एक्शन वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, आप किस नॉलेज डोमेन के बेसिस पर अपना लेसन प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं। तीसरा है डोमेन साइकोमोटर, जिसमें बात होती है स्किल डेवलपमेंट की। तो इसमें आप एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ, बिल्ड, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिज़ाइन, मैनिपुलेट, स्केच, एक्सेट्रा। तो ये टोटली फ्लेक्सिबल है, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप किस एक्शन वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग मेथड। टीचिंग लर्निंग मेथड का मतलब है कि आप क्लास में जाकर किस लर्निंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहला है लेक्चर मेथड, जिसमें आपने सीधा सीधा लेक्चर दे दिया, जो आपका कंटेंट था वो आपने डायरेक्टली बिना किसी एग्जाम्पल्स के, बिना किसी डिस्कशन के आपने डायरेक्टली लर्नर्स को समझा दिया। दूसरा है लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, जिसे मैं मेनली यूज़ करती हूँ। तो लेक्चर कम डिस्कशन मेथड में आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं और उनके क्वेश्चंस के बेस पे अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तीसरा होता है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में आप बच्चों को सिचुएशन दे देते हैं, उसके बेसिस पे वो सिचुएशन को एनालाइज करता है। डिस्कवरी मेथड जिसमें बच्चे को सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन के बेसिस पर बच्चा खुद ही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। चौथा है रोल प्ले मेथड। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ। सपोज़ मैं सेल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, तो सेल के स्ट्रक्चर में उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल है, सपोज 6 हैं, तो 6 स्टूडेंट्स को हमने खड़ा कर दिया और उन ऑर्गन्स के फंक्शन के हिसाब से उनको कुछ एक्शन करने को कह दिया। तो इसे हम रोल प्ले मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। आखिरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये भी एक तरीके का डिस्कवरी मेथड ही है, जिसमें बच्चे के आगे प्रॉब्लम रख दी जाती है और बच्चे अपने दिमाग से सॉल्यूशन को सोचते हैं। ये मेथड जो डिस्कवरी मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग मेथड होता है।
तो इसे जनरली हम अपने क्लासेस में यूज़ नहीं करते हैं, या कह सकते हैं काफ़ी कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है टीचिंग एड्स। एड्स का मतलब है वो सारे कंपोनेंट जो टीचर को हेल्प कर रहा है पढ़ाने में। तो टीचिंग एड्स में हम यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर क्लासेस ऑफलाइन हो रही है, सपोज़ आप स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, तो आप चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। बुक्स जो आपने रेफ़र करी है उसे इंक्लूड कर सकते हैं टीचिंग एड्स में। ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। साइंस का अगर कोई क्लास है तो आप मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और साइंस में भी अगर सपोज़ बायोलॉजी का आप कोई लेक्चर ले रहे हैं तो आप उनको स्पेसिमेंस के हेल्प से बता सकते हैं। अब ये स्पेसिमेन में मेनली जो भी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में रख देते हैं। अब डायरेक्टली एनिमल्स को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो स्पेसिमेंस के हेल्प से हम प्लांट्स और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब ये है कि लर्नर्स को क्या चीज़ पहले से ही पता है, कुछ आइडिया जो उन्हें पहले से ही है। तो आपको क्या करना होता है, जो उनको नॉलेज पहले से है उसको आपको लिंक करना होता है उस कंटेंट से जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रीवियस नॉलेज को आप इस तरीके से लिखें कि एक लिंक दिखाई दे कि जो आप पढ़ाने वाले हैं और जो बच्चे ने पहले से ही पढ़ा है उनके बीच में रिलेशन हो। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन। एक बात का ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी बच्चे पूरी क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या तो आप बच्चों को कोई सिचुएशन दे दें, उस पर बच्चे सोचें और आंसर करें, या फिर उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिनका आंसर उन्हें पता हो, और फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिनमें वो थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करें और आंसर कर सकें। नेक्स्ट कंपोनेंट है ये टेबल। जब आप अपने कंटेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि एक तरफ आप अपना कंटेंट रखें, दूसरी तरफ टीचर्स की क्या एक्टिविटी होगी, मतलब टीचर उस कंटेंट को कैसे पढ़ाएगा, और तीसरे कॉलम में प्यूपिल की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स को क्या करना होगा। इसमें आप मेनली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने सब टॉपिक्स लिख सकते हैं। टीचर्स एक्टिविटी में उस सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और प्यूपिल्स एक्टिविटी में उनके एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे आंसर करेंगे तो ये जो प्रोसेस है पूरी 2 वे में चलेगी, और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का सिंपली मतलब होता है कि आपने जो भी पढ़ाया है आप उसका क्विक रिकैप ले रहे हैं। तो आपको चेक करना है कि आपके लर्नर्स ने कितना सीखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सपोज 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए उनको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए, या फिर विजुअल क्वेश्चंस दे दिए। अब ये विजुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं, विजुअल क्वेश्चंस में आप एक पिक्चर ले लेते हैं, उस पिक्चर के बेसिस पे आप पूछते हैं स्टूडेंट से कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है। इससे क्या होगा, आपकी जो क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाएगी। स्टूडेंट्स जो हैं उस पिक्चर को देख कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है होमवर्क। ये लास्ट कंपोनेंट होता है लेसन प्लान का। एक बात का ध्यान रखें, जब आप होमवर्क दे रहे हो तो आपके कंटेंट का वो एक्सटेंशन होना चाहिए। होमवर्क इस तरीके का हो कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो और आपके कंटेंट से लिंक भी करता हो। तो ये है पूरा फॉर्मेट लेसन प्लान का। इसको हम हर्बेशियन लेसन प्लान बोलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि लेसन प्लान फ्लेक्सिबल होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग लेसन प्लान को चेंज करता है, तो आप किसी भी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेसन प्लान के डिफरेंट मॉडल्स को मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और ऐसे ही हमारे चैनल लाइव गोल एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।